मम्मी ज़रा इस चेक पर साइन कर दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। गुड्डी की स्कूल की फ़ीस भरनी है। नीरज ने जल्दबाजी में कहा तो सरला जी भी बोली, हाँ कर देती हूँ, पहले मेरा चश्मा तो लेकर आ, पता तो लगे कि कितनी रकम निकाल रहा है। कहते हुए वो अपना चश्मा ढूंढने लगी। काफ़ी देर बाद भी चश्मा नहीं मिला तो नीरज फिर से झल्लाया, मम्मी क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? मैं 10,000 निकाल रहा हूँ जो महीने बाद आपको वापस कर दूंगा। मैं कोई 10 लाख नहीं निकाल रहा। इतने में ही बहू तनु भी बोलती है, क्या मम्मी जी आपको अपने बेटे पर ही विश्वास नहीं है? अब सरला जी खुद शर्मिंदा हो गई और उन्होंने बिना कुछ पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। बिना चश्मे के उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने नीरज पर विश्वास करके हस्ताक्षर कर दिए। थोड़ी देर बाद नीरज अपने काम पर चला गया। सरला जी भी अपने काम में लग गई। जब वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो देखा कूड़ादान पूरी तरह से बंद नहीं था। वो उसे बंद कर ही रही थी तो देखा उनका चश्मा उसके अंदर गिरा हुआ था। ओह, ये यहाँ कैसे आया? और ये तो ख़राब भी नहीं है। उन्होंने अपना चश्मा निकालकर साफ कर लिया और ये सभी बातें आई गई हो गई। एक दिन सरला जी बोली, नीरज तेरे पापा की पुण्यतिथि आ रही है और मैं 21 ब्राह्मणों को भोजन करवा के दान ये पुण्य करना चाहती हूँ। चेक मैंने भर दिया है, तू 10,000 रुपये निकाल कर ले आना। कहते हुए सरला जी ने चेक दे दिया। नीरज चुपचाप चेक लेकर चला गया। नीरज ने ऑफिस से आकर खाना खाया और कमरे में आराम करने चला गया। सरला जी कमरे में जाने लगी तो तनु ने दरवाज़ा बंद कर लिया। इसीलिए सरला जी वापस अपने कमरे में चली गई। सुबह उठते ही उन्होंने नीरज को कहा कि वो 10,000 दे दे ताकि वो भोजन के लिए राशन और दान दक्षिणा का इंतज़ाम कर सके। मम्मी कल तो मुझे समय ही नहीं मिला, मैं लाना भूल गया, आज मैं ज़रूर ले आऊँगा। कहते हुए नीरज ने बहाना बनाया और चला गया। ऐसे ही 2-4 दिन टालता ही रहा। उसका रवैया देखकर सरला जी खुद एक दिन सैर का बहाना करके रिक्शे से बैंक चली गई। उन्होंने चेक जमा करवाया तो पता चला कि उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं है, पर बैंक के खाते में तो 10 लाख से अधिक थे। हर महीने ब्याज भी उसमें जुटता था। ये सब जानकर उनके होश उड़ गए। थोड़ी देर को उनका दिमाग सुन्न हो गया। फिर उन्होंने पानी पिया और हिम्मत जुटाई और पूछा कि सारा पैसा कब और किसने निकाला है। बैंक कर्मचारी जान पहचान का था तो उसने बताया कि 21 तारीख को सारी रकम निकाली गई है। आपने चेक पर हस्ताक्षर किए थे तो हमने रुपए दे दिए और आपके बेटे नीरज जी ने अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए। ये सुनकर सरला जी जहर का घूंट पीकर रह गई। आखिर मैंने कब हस्ताक्षर किए? तभी उन्होंने दिमाग पर जोर डाला कि उन्हें बिना चश्मे के अंक साफ नज़र नहीं आ रहे थे और उनका चश्मा भी नहीं मिल रहा था। नीरज और तनु ने धोखे से सारी रकम हथिया ली। इन्हीं पैसों के भरोसे तो वो स्वाभिमान से जी रही थी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके अपने बेटे बहू उसको इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं। जिस खून पर विश्वास किया आज उसी ने विश्वास तोड़ दिया। सरला जी का मन खिन्न हो रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर वो घर पहुंची तो तनु बच्चों को खाना खिला रही थी। आखिर वो तनु से क्या कहती जब अपने ही बेटे ने छल कर लिया। भी वो देख रही थी कि पिछले 4-5 दिनों से दोनों का व्यवहार बदल गया था। पहले तो उनके खाते में पैसे थे तो दोनों आगे पीछे होते रहते थे, पर पिछले दिनों से दोनों ने उनकी परवाह करना ही छोड़ दी थी। उन्होंने तनु को कहा कि उन्हें भी वो खाना परोस कर दे दे, पर लगा जैसे तनु ने सुनकर भी अनसुना कर दिया।
मम्मी जी, आपको दिख नहीं रहा कि मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ? आप खुद रोटी बनाकर खा लीजिए। वैसे भी मैं बच्चों को पालूं या आपकी सेवा करती रहूं? मुझे भी 10 काम हैं। आपको तो आराम ही खत्म नहीं होता है। बहू की जली कटी बातें सुनकर सरला जी की भूख भी मर गई। अब बहू कुछ भी बोल सकती थी, क्योंकि गेंद बहू के पाले में थी। वैसे भी जिसके पास पैसा होता है तो उसका पैसा बोलता है। सरला जी अपने कमरे में चली गई और बहुत रोई, पर चुप कराने वाला, सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। उन्हें अपने बीते हुए सुनहरे दिन याद आने लगे। नीरज के पापा देवेंद्र जी उनकी आंखों से एक भी आंसू बहने नहीं देते थे। देवेंद्र जी सरला जी का बड़ा ख्याल रखते थे। वो अपनी पत्नी की सरलता और सौम्यता पर रिझे रहते थे। सरला जी भी स्वभाव से सरल और कुशल गृहिणी थी। घर परिवार को संभाल कर रखती थी। नीरज के होने के बाद उनके जीवन में खुशियां आ गई थी। वो नीरज से बड़ा लाड करती थी। एक बेटा होने के बाद दूसरे बेटे की भी चाहत थी, पर ईश्वर ने उनकी गोद में एक ही संतान दी। इसे ही प्रभु इच्छा मानकर उन्होंने तसल्ली कर ली। वो नीरज पर ही अपना सारा ध्यान देने लगी। देवेंद्र जी एक निजी कंपनी के मैनेजर थे। घर में सब सुख सुविधाएं थी। नीरज को भी उन्होंने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया था और उसकी नौकरी उन्हीं के शहर में लग गई। सरला जी खुश थी कि बेटा हमेशा इसी घर में हमारे साथ रहेगा। उसे बाहर नौकरी के सिलसिले में जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो अपने बुढ़ापे की प्रति चिंता मुक्त हो गई थी। नीरज अपने काम में मन लगा रहा था। 2-3 साल नौकरी करते हुए हो गए थे। अब सरला जी उसकी शादी के सपने देख रही थी। उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। उन्हें तो लग रहा था कि वो अपने बेटे के लिए हीरा ही चुनकर लाएंगी, पर उनकी तलाश अधूरी ही रह गई। नीरज ने अपने कॉलेज में साथ पढ़ने वाली सहपाठी तनु को पसंद कर लिया। बेटे की खुशी के लिए सरला जी और देवेंद्र जी दोनों ही तैयार हो गए। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। तनु ऊंचे सपने देखने वाली अति महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे घर में हर चीज ऊंची और ब्रांडेड चाहिए थी। अपनी सहेलियों के बीच वो अपना रुतबा बनाए रखना चाहती थी। उसकी इच्छाओं और सपनों का कोई पार ही नहीं था। नीरज भी उसी को खुश करने में लगा रहता था। सरला जी और देवेंद्र जी अपने बेटे में आए हुए बदलाव को देख रहे थे, पर वो कुछ कह नहीं सकते थे। उन्हें लगा कि दोनों सुखी रहें और घर में कलेश न हो। तनु और नीरज के 2 बच्चे हो गए। दोनों का दादा दादी बड़े लाड़ से प्यार रहे थे। तनु की फरमाइशें कभी भी कम नहीं हुई थी। कभी मूवी तो कभी मॉल में शॉपिंग करना उसकी दिनचर्या में शामिल था। उसे सिर्फ अपने पर खर्च करना अच्छा लगता था। सास ससुर के खर्च उसे अखरते थे। उसका यही रवैया देखकर देवेंद्र जी सतर्क हो गए थे। जब उनको रिटायरमेंट का पैसा मिला तो उन्होंने ये पैसा सरला जी का खाता खुलवाकर उसमें जमा करवा दिया। क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करते थे वो निजी कंपनी थी, तो उसमें पेंशन भी नहीं मिलने वाली थी। शायद अपने भविष्य का उन्होंने पहले ही सोच रखा था। और कुछ दिनों बाद ही अचानक हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। सरला जी ये सदमा सहन नहीं कर पाई। बड़ी मुश्किल से वो सामान्य हुई, पर पति की यादें उनसे भुलाई नहीं जाती थी। नीरज की नौकरी सही चल रही थी, पर वो किसी न किसी बहाने सरला जी से पैसे मांगता रहता था। सरला जी उसे समझाती थी, पर वो अप्रत्यक्ष रूप से हर महीने 10,000 रुपये उनके खर्च के ले ही लेता था। कभी फीस के बहाने तो कभी राशन दवाई के बहाने, और दोबारा वापस नहीं करता था। इन सब के पीछे तनु का ही हाथ था। इसीलिए वो भी बेटे की मजबूरी समझकर चुप रहती थी। आज तो हद हो गई। नीरज ने सारा ही पैसा धोखे से हथिया लिया। शाम को नीरज ऑफिस से आया। उसके खाना खाने के बाद सरला जी ने नीरज को कहा,
नीरज, मेरे खाते से 10 लाख रुपए यूं चोरी से निकालने की क्या ज़रूरत थी? तू मुझसे मांग लेता। इस तरह मुझे धोखा देते हुए मुझे शर्म नहीं आई? मेरे बाद तो वो पैसा तेरे ही पास रहता, मैं तो उसे साथ भी नहीं ले जाती। इस तरह अपनी ही माँ के साथ छल करना अच्छी बात नहीं है। मम्मी, आप मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं आपके बैंक से पैसा क्यों लूँगा? नीरज नज़रें चुराते हुए बोला। तू सच्चा होता तो नज़रें नहीं चुराता। और हाँ, मैं खुद आज बैंक गई थी। मुझे वहाँ बैठे शर्मा जी ने सब बता दिया है। अब सच्चाई मुझसे छुपी नहीं है। सरला जी की बात खत्म होने से पहले ही तनु आ गई और चिल्लाकर बोली, आप मेरे पति को इस तरह डांट नहीं सकती हैं। आपने ही तो खुद उस दिन चेक पर हस्ताक्षर किए थे, फिर इन पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? तनु, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा खर्च तो नहीं कर दिए। अब आपकी उम्र का क्या पता, जाने कब चली जाओगी। जैसे पापा जी अचानक गए थे, आपके नाम का खाता तो खुलवा कर गए थे। अब उन्होंने खुद पैसे ले लिए तो पैसे तो घर में ही है। आपके पास रहे या इनके पास, कम से कम रुपए पैसे तो ठिकाने पर रहेंगे। एक ही घर में तो रहेंगे, कोई बड़ा फर्क तो नहीं पड़ गया। नीरज चुप था, पर तनु लगातार बोलती जा रही थी। तनु, बहुत फर्क पड़ता है। सुहाग जाने पर स्त्री टूट जाती है, उतनी ही दूसरों पर निर्भर रहने से टूट जाती है। तुमने मेरा स्वाभिमान मुझसे छीन लिया है। अब मैं पैसे पैसे की मोहताज हो गई हूँ। साथ ही मुझे बार बार तुम लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे पैसे वापस देने ही होंगे। तो क्या आप हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाओगी? अपने ही बेटे बहू को जेल भेजेंगी? तनु चिल्लाकर बोली। काश मैं ऐसा कर पाती, पर मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। बच्चे माँ के साथ बुरा कर सकते हैं, पर एक माँ कभी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं कर सकती है। ये कहकर सरला जी अपने कमरे में चली गई और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें और क्या नहीं करें। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने अपनी अलमारी खंगाली तो उन्हें घर के पेपर मिल गए और उन्होंने चुपके से घर बेचने और खरीदने वाले दलाल को फ़ोन कर दिया। 7 दिन घर में शांति रही। नीरज अपनी माँ से नज़र नहीं मिला पा रहा था। एक दिन शाम को घर की घंटी बजती है। सामने दलाल और साथ में एक परिवार था। उन्होंने घर को अच्छे से देख लिया। ये कौन लोग हैं और घर के अंदर क्यों आ गए? नीरज गुस्से से बोला, बेटा, ये हमारा घर खरीदने आए हैं। 80 लाख में तो बिक ही जाएंगे। सरला जी बोली, हम ये घर नहीं बेच रहे हैं, आप बाहर चले जाइए। नीरज ने तेज आवाज में कहा। तभी सरला जी बोली, तू घर बेचने वाला कौन होता है? ये घर मेरे नाम पर है और मैं ये घर बेचना चाहती हूँ। मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत है। अब तेरे पापा की भी कोई पेंशन नहीं आती है और मेरे खाते में भी 1 रुपया भी नहीं है, तो कुछ तो मुझे अपना इंतज़ाम करना होगा। तुम अपने परिवार को लेकर किराए के घर में रहने चले जाओ। मैं 80 लाख में अपने रहने और खाने पीने का कहीं तो इंतज़ाम कर ही लूँगी। मैंने तेरे मामा से बात की है, उनके गांव में सस्ते घर मिल जाएंगे और बाकी का पैसा मेरे खाते में रहेगा। सरला जी के तेवर देखकर नीरज और तनु के पैरों से ज़मीन सरक गई। किराए का घर लेने कहाँ पर जाएंगे? इतना बड़ा घर किराए पर लेना आसान भी नहीं होगा। दोनों ही सोच में पड़ गए। आप कल आइए, सरला जी ने उन्हें जाने को कहा। घर अच्छे से देख कर जाइए, ऊपर नीचे से अंदर बाहर से बहुत बड़ा है। सबके चले जाने के बाद नीरज और तनु ने सरला जी से माफ़ी मांगी। मम्मी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप हमें माफ़ कर दो, पर इस तरह से बेघर मत करो। सरला जी भी ये नाटक ही कर रही थी। उन्होंने दोनों को माफ़ कर दिया और नीरज ने पुनः 10 लाख रुपए उनके खाते में जमा करवा दिए। अब सरला जी
पुनः आत्मसम्मान से जीने लगी। दोस्तों, जीवन में अपने ही बेटे बहू से मिले धोखे माता पिता को पूरी तरह तोड़ देते हैं। इसीलिए उन पर निर्भर रहने की जगह अपने खाते में हमेशा रुपए रखने चाहिए और बिना पढ़े तहकीकात किए बिना कहीं भी हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए।